one of the very important chapter that is electrostatics, जिसमें हम लोग चार्ज, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एंड डाइपोल, इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि आप लोग मेडिकल बैच के लिए हो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग हाउ इट इज डन, क्योंकि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन करने के लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत होता है। लिखेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। आप अगर लिखना चाहोगे भी तो लिख सकते हो, या फिर बाद में लिखना चाहोगे तो यू कैन फोकस मोर, यू कैन गो बिट फास्टर। खाली क्लासेस को जल्दी जल्दी करवाने के लिए मैं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वन लाइनर में लिख दिया हूँ। वो वन लाइनर जानना काफ़ी है पूरा चैप्टर के बारे में जानना, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वो कैसे बना वो जानना भी जरूरी है फॉर असर्शन रीजनिंग। दैट इज माई जॉब टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले तो नाम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या क्यों पड़ा? स्टैटिक्स मतलब इट इज रिलेटेड टू स्टैटिक चार्ज। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का भी है, प्रोटॉन का भी है, तो प्रोटोस्टैटिक्स क्यों नहीं बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों बोले? रीजन है कि प्रोटॉन्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल क्वांटिटीज, दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। और हमारे पास अभी तक कोई तरीका नहीं है कि किसी न्यूक्लियस को तोड़ के हम प्रोटॉन को बाहर निकालें। यू कैन नॉट गेट ए प्रोटॉन। न्यूमेरिकल में कर लेते हैं प्रोटॉन इज मूविंग एंड डॉट दिस दैट करके, लेकिन प्रोटॉन यू कैन नॉट गेट। व्हाट यू कैन गेट द इज द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रोमिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन को लेके ही सारा खेल रहेगा। ठीक है, वैसे जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली अवेलेबल क्वांटिटी है और उसको किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ वो मंडराता रहता है, तो उसको निकाल के हम सारी चीज कर सकते हैं। तो इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स अगेन। काफी जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चलता रहता है तो चल जाता है, लेकिन समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने से समथिंग डिफरेंट है। असलियत तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई अंतर है ही नहीं। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द सेम। देयर विल बी अ सिंगल पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिसमें स्टैटिक्स भी रहेगा, डायनेमिक्स भी रहेगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है, मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कोई मैग्नेट अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेट को मूव करवाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मैं ये सारी चीज इसलिए बताया क्योंकि कई 3-4-5 साल पहले IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन आ गया था, लाइन्स ऑफ फ्लक्स का बहुत सारा डायग्राम दिया हुआ था, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो प्रॉपर्टीज है लाइन्स ऑफ फ्लक्स उसको लेके कुछ बच्चे आंसर बना दिए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसमें मैग्नेटिक नेचर भी आ जाता है। इट्स नॉट नेसेसरली दैट ए चार्ज इज ए ट्रेस्ट। खैर वो सब देखेंगे हम लोग। फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डील्स विथ ए चार्ज। चार्ज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। पहला हुआ कि आप जानते हो कि सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम उसको फ्रीली अवेल नहीं कर सकते। इन ए लेबोरेटरी यू कैन नॉट गेट प्रोटॉन, क्योंकि हम न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते। अभी तक हमारे पास कोई तरकीब नहीं आया कि न्यूक्लियस को तोड़ पाए। वो बहुत हाई एटॉमिक नंबर रहेगा और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बहुत ज़्यादा रहेगा, वो खुद टूट जाता है जिसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। या फिर बहुत बड़ा रहेगा न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसको तोड़ भी सकते हैं बम्बार्डमेंट करके बाई अदर न्यूट्रॉन्स, बट वो बहुत रेयर केस है। समझ में आया? और असलियत तो ये है कि हर एक न्यूक्लियस का डेंसिटी इक्वल है। रेदर आप कहोगे एल्युमिनियम का डेंसिटी, आयरन का डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन एल्युमिनियम का न्यूक्लियस का डेंसिटी और आयरन का न्यूक्लियस का डेंसिटी, दोनों का न्यूक्लियस का डेंसिटी बराबर है। न्यूक्लियस का डेंसिटी बराबर है, दोनों मटेरियल का डेंसिटी अलग अलग है। मतलब सारे न्यूक्लियस इक्वली स्ट्रॉन्ग है टू अपोज द ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, इतने टाइटली पैक्ड होता है कि उसके अंदर कोई स्पेस की कोई गुंजाइश होता ही नहीं है चीजें। और इतना टाइटली पैक होता है कि कुछ मास तो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप लोग मास इफेक्ट या फिर बाइंडिंग एनर्जी करके पढ़ोगे बाद में जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस चैप्टर को मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में। अब चार्ज के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है
आप जानते हो कोई बॉडी में कुछ चार्ज है, मतलब कैन ए चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास? नो, इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद सर्टेन मास। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ चार्ज है, क्या इलेक्ट्रॉन का मास को इलेक्ट्रॉन का चार्ज से हम अलग कर सकते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होना चाहिए, इट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो इट इज -1.609, 1.6 लेंगे हर जगह, इंटू 10⁻, अन्वेषी का कमिंग लेट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? तो ये चीजें मालूम है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है। दूसरा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज के बारे में बता रहे हैं, कोई बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि एवरी एटम इज न्यूट्रल एंड द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, द यूनिवर्स इज न्यूट्रल। तो फिर कोई एक पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाएंगे? अगर किसी एटम में आप जानते हो जितने प्रोटॉन है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल लेते हैं तो प्रोटॉन मेजॉरिटी ज्यादा हो जाता है, इट बिकम्स ए पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली कोई बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो यू मे थिंक दैट वी कैन गिव प्रोटॉन्स, बट प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ट्रांजैक्टेड, यू कैन नॉट गिव प्रोटॉन्स टू द न्यूक्लियस। व्हाट यू डू? अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है यू रिमूव सम, पॉजिटिवली चार्ज करना है यू रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज करना है तो आपको क्या करना है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको देना पड़ेगा। So when you give electrons to a body, it becomes negatively charged. When you remove electrons from a body, it becomes positively charged. So सारा खेल जो है इलेक्ट्रॉन का लेन देन का है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि पूरा यूनिवर्स न्यूट्रल है, अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज कहीं है, क्यों है? क्योंकि उसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज निकाल लिया गया है, तो वो नेगेटिव चार्ज तो कहीं ना कहीं होगा। लाइक मास, योर चार्ज कैन ऑल्सो नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहीं अगर एक +5 कूलम का चार्ज है तो कहीं ना कहीं पक्का एक -5 कूलम का चार्ज होगा। ठीक है। तो कोई बॉडी को पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज करते हैं बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि वी कैन नॉट फर्दर सब डिवाइड, यू कैन नॉट रिमूव हाफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो, यू विल रिमूव आइदर 3 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब है जो भी चार्ज फॉर्मेशन आप करोगे दैट इज ट्रांजैक्शन ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम कोई बॉडी से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बन गया पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज? हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E मानेंगे दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19, तो बॉडी में चार्ज आ गया +4E। E इज व्हाट इज E? द स्मॉलेस्ट चार्ज अवेलेबल। मैं ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में लिखा था, जिसमें E का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1.6 × 10⁻⁻19। Here I am writing E is the smallest charge. इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो बॉडी में कितना चार्ज हो गया? +4E। 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या चार्ज हो गया? तो कहोगे चार्ज बन गया 5 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं बॉडी को, तो बन गया ये नेगेटिव चार्ज 5E, दैट इज 5 × 1.6 × 10⁻⁻19। समझ में आया? मोreover, अर्थ का एक पिक्यूलियर नेचर है, इसमें बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं। अर्थ मीन्स आई से ग्राउंड, इसमें बहुत सारे फ्री चार्जेस है। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन बहुत सारे फ्री चार्जेस बने, पॉजिटिव चार्जेस भी बने, नेगेटिव चार्जेस भी बने। अभी अगर कोई भी एक चार्ज बॉडी को में भी ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर हम ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो आप देखोगे ग्राउंड से ये इलेक्ट्रॉन खींच के लाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एनी चार्ज बॉडी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर। कोई चार्ज कंडक्टर को ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है इसलिए पॉजिटिव चार्ज बना है, जैसे ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे ये इलेक्ट्रॉन पुल करके लाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर कोई बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, तो अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, इसको ग्राउंड के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाएगा। तो याद ये रखना है कि कोई भी बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी अगर चार्ज है उसको ग्राउंड के साथ जोड़ोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। कैसे? बाय गिविंग और टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते। पॉजिटिव चार्जेस क्यों मूव नहीं करते हैं? कोई एटम को पॉजिटिव चार्ज करना है तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तब भी तो पूरा एटम रहा। द एंटायर एटम कैन नॉट फिजिकली मूव। व्हाट मूव्स इज द इलेक्ट्रॉन। आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड बॉडीज। ठीक है। तो अभी हम लोग जो पॉइंट्स देखे उसको थोड़ा वन लाइनर में देख लेते हैं और सारा पॉइंट को देख लेते हैं।
charge cannot exist without mass, we understood. Smallest value of charge is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Body can be positively charged by removing electrons and negatively charged by supplying electrons to it. Any charge that can be formed, कोई भी charge आप लोगे, it must be in terms of plus minus Ne, should be a whole number multiple of electronic charge. N क्या है? N is a whole number. N is a whole number. ठीक है. अगर दो बॉडी को हम अब देख रहे थे अभी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज बन जाता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है. देते कैसे, लेते कैसे? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ गिविंग चार्ज. कंडक्शन, दूसरा हुआ इंडक्शन, तीसरा हुआ रॉबिंग. तीनों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं. फिलहाल हम सोचेंगे कि कोई बॉडी को अगर चार्ज देके हम इलेक्ट्रॉन देके हम नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल के हम पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, तो as the electrons are to be moved in whole number. Why? Because the electrons cannot be subdivided. तो जो भी चार्ज हम बनाएंगे it must be plus minus Ne. अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो बनेगा माइनस Ne. कोई बॉडी को हम 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसमें चार्ज बनेगा -5e. अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बनेगा +6e. सो एनी चार्ज, कोई प्रैक्टिकली कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है क्या जानने का तरीका हुआ, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ Q is equal to plus minus Ne, where N is a whole number. By rubbing two bodies against each other, they acquire equal and opposite charges. जब दो बॉडी को हम रब करते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है. तो क्या होता है, when we say, हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के साथ दूसरा बॉडी को हम रब कर रहे हैं. दोनों बॉडी को जब रब करेंगे, सोचो यहाँ पर किसी एटम के बारे में, यहाँ पर किसी एटम के बारे में. दे मस्ट बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज. ये दोनों अगर अलग अलग मटेरियल की बॉडी हुए तो ये जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, उसके जो इलेक्ट्रॉन से उसके चारों तरफ घूम रहे हैं. नीचे वाला जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. लेकिन जैसे दोनों पास पास आए, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा. अब डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज हियर एंड द डिस्टेंस एंड एवरीथिंग, दिस फोर्सेस में बी डिफरेंट. F1 और F2 हुआ. ये फोर्स क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस. अब F1 F2 में से कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा. अब जैसे हम रब करके एक को दूसरे से दूर लेने की कोशिश करेंगे, जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाएगा. आर यू गेटिंग? सपोज F2 इज मोर देन F1, तो जैसे मैं इसको आगे ले जाऊंगा ये इलेक्ट्रॉन को ये खींच के रोक नहीं पाएगा, ये छोड़ के ले जाएगा इसको जबरदस्ती. तो क्या हो गया, ये बन गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज. समझ में आया? इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगर F1 इस फोर्स से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, जैसे हम इसको मूव करवाएंगे ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आएगा, ये रोक नहीं पाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रॉन ले लिया वो बनेगा नेगेटिव चार्ज. ठीक है. सो बाय रबिंग व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर. तो जितना इलेक्ट्रॉन आया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज बन गया. कहने का मतलब है बाय रबिंग कुछ चार्ज ट्रांसफर तो होता है, लेकिन जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो दोनों में इक्वल एंड अपोजिट होता है. हम कहेंगे कि ये अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण इसमें चार्ज हो गया +Q, तो इसमें हो जाएगा -Q. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस स्टेटमेंट. दैट इज व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, दे एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. रबिंग में जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है. कंडीशंस याद रखो, दे मस्ट बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. रबिंग में चार्ज होने का कंडीशन हुआ, रबिंग में चार्ज होने का कंडीशन हुआ, 2 डिफरेंट मटेरियल्स रब्ड or you say it is charging by rubbing. By rubbing, 2 different materials must be rubbed against each other. सेम मटेरियल होगा तो नहीं होगा. लॉजिक बताया, शायद फिर से रिपीट कर दूंगा तो अच्छा लगेगा कि ये कोई एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में कोई फोर्स है,
यहाँ पर कोई दूसरा न्यूक्लियस है, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ का इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, सपोज इधर ले लेते हैं, इसको भी पकड़ के रखा है कुछ फोर्स में। अब ये वाला न्यूक्लियस ये वाला इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये वाला न्यूक्लियस ये वाला इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अगर ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो ये वाला फोर्स से कम पड़ गया तो क्या होगा, जैसे हम इसको आगे ले जाएंगे ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाएगा। समझ में आया? सोचो कि 4 आदमी जा रहे हैं, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है। हुआ यूं कि ये जो आदमी इसके हाथ पकड़ा हुआ है, ये आदमी इसका हाथ पकड़ा है, ये दोनों हाथ एक दूसरे के पकड़े हुए हैं। अगर ये दोनों कस के पकड़े हैं और ये वीकली पकड़ा है, जैसे ये आदमी आगे चले जाएगा इसके साथ साथ इसको भी खींच के ले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बाय रबिंग ट्रांसफर कब होगा, जब ये फोर्सेस है डिफरेंट। तब कब ऐसे होगा, व्हेन देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स। कोई ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के साथ रब करोगे तो इसमें भी जितना स्ट्रेंथ है इसमें भी उतनी स्ट्रेंथ है, कहाँ हो पाएगा। सो दे मस्ट बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। दूसरा चीज ये हुआ, बाद में हम पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा बोल देते हैं कि दे मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, वाई नॉन कंडक्टिंग होना क्यों जरूरी है? क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी में ना चार्ज गोज टू द सरफेस एंड इमीडिएटली जैसे आप खींचोगे चार्ज तो छोड़ेगा, लेकिन वो सारे जो है चार्जेस फ्री चार्जेस रहते हैं, वो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। 2 कंडक्टिंग बॉडी को रब करोगे उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, चाहे कॉपर के साथ एल्युमिनियम को रब कर दिया कोई उसमें चार्ज नहीं होगा। होगा चार्जेस ट्रांसफर होंगे लेकिन फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जैसे रोकोगे तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो अपने अपनी इलेक्ट्रॉन में वापस चले जाएंगे। सो रॉबिंग में, चार्जिंग बाय रॉबिंग में 2 चीज हमें याद रखना है कि दे मस्ट बी डिफरेंट मटेरियल्स और क्या है कि दे मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग, दे मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग। खैर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चलेंगे हम लोग। तो हम लोग देखें कि यहाँ पर बाय रॉबिंग 2 बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। एनी चार्ज बॉडी कनेक्टेड टू ग्राउंड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कोई चार्ज बॉडी को हम ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो न्यूट्रलाइज होता है बाय ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आया? यस बोलो यार, मेरे को कैसे पता चलेगा? यस, हाँ ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 32 × 10⁻22 कूलम -7 × 10⁻18 कूलम, ऐसे करके 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कोई बॉडी पे ये चार्ज हो सकता है? आप जानते हो कि जो सबसे छोटा सा चार्ज है वो 1.6 × 10⁻19 है और यहाँ पर ये -22 लिखा है, तो ये तो हो नहीं सकता, इससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता। दूसरा हुआ, क्या ये चार्ज हो सकता है? हाँ ये तो इससे बड़ा है, शायद हो सकता है, चलो चेक करते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि कोई भी चार्ज को हम n × 1.6 × 10⁻19 फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस माइनस। तो n मस्ट बी होल नंबर, मतलब q बाय 1.6 × 10⁻19 मस्ट बी होल नंबर और इंटीजर, आप कह सकते हो मस्ट बी एन इंटीजर। अभी देखो तो हमारे पास जो चार्ज दिया गया है क्या है वो, -7 × 10⁻18 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19। क्या ये 7/1.6 डिविजिबल है? नहीं, तो सच ए चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिविजिबल होता तो इंटीजर बनता, इंटीजर नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है जानने का तरीका हुआ n = q/e करो, देखो अगर इंटीजर आया तो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, इट मस्ट बी मोर देन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो एनी एग्जिस्टिंग चार्ज मस्ट बी बाय मैग्नीट्यूड मोर देन 1.6, more than or equal to 1.6 × 10⁻19 and it must be a whole number multiple of electronic charge। क्या बात समझ में आया? ये चलिए, by rubbing glass rod with silk the glass rod gets a charge of 20 nanocoulomb। what will be charge on silk? आप कहोगे चार्ज ऑन सिल्क कितना होगा? अगर ग्लास में गया है 20 नैनोकूलम, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कहाँ से गए? ग्लास से सिल्क में। मतलब ग्लास रॉड अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो सिल्क मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। कितना हो जाएगा ये? -20 नैनोकूलम। अगर ग्लास रॉड में चार्ज हुआ 20 नैनोकूलम तो सिल्क में चार्ज हो जाएगा -20 नैनोकूलम, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है,
If 3 into 10 to the power electron, 10 power 11 electrons are removed from the body, what will be charge on it? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया है तो चार्ज बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। कितना बनेगा? n कितना है? 3 into 10 to the power 11 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इट इज 1.6 into 10 power minus 19। तो द चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया है, इट बिकम्स ए पॉजिटिवली चार्ज। सो इसको मल्टीप्लाई करो तो इट बिकमिंग 4.8 into 10 to the power minus 8 कूलम। दिस मच इज द चार्ज। कितना सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। लेट्स सी नेक्स्ट। इसके बारे में और भी बहुत कुछ देखेंगे, फिलहाल हम कुछ और पॉइंट्स बताना चाहते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव चार्ज टू ए कंडक्टर? जब आप कोई कंडक्टर को कोई चार्ज देते हो तो क्या होता है? सपोज हम कहेंगे कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टर हम किसको कहते हैं? जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, मतलब इट हैज गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ तो रहते हैं, कोई थोड़ा सा भी अट्रैक्शन फोर्स दिया तो छोड़ के इलेक्ट्रॉन को भाग जाते हैं, मतलब दे आर नॉट टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ऐसा मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। तो बाय डेफिनेशन अगर कहेंगे व्हाट इज ए कंडक्टर? मटेरियल इन व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन्स है जो एटम की चारों तरफ तो घूम रहे हैं, जिनको न्यूक्लियस के साथ बहुत तगड़ा कोई बंधन नहीं है फोर्स, बट दैट फोर्स इज सच ए वीक फोर्स कि थोड़ा सा भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स आया तो एटम को छोड़ के वो भाग जाएंगे। मान लो कि एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को आप चार्ज करना चाहते हो। कैसा चार्ज करना चाहते हो? सपोज मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूँ। पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे? बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। चलिए हम इसकी अंदर से कुछ 100 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। जैसे 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बन गया पॉजिटिव चार्ज। कितना? 100 E प्लस 100 E। और ये जो कंडक्टर है, इसकी जो एटम्स है, उनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वो न्यूक्लियस के साथ लाइटली बंधे हुए हैं। दे आर नॉट टाइटली बाउंड, दे आर लाइटली बाउंड। अब आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जो होल क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाए हो, वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो अपने घर में रहता है, लेकिन घर के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। जैसे काफ़ी बच्चे घर में रहते हैं, बाहर का दोस्त आया, हाफ चॉकलेट खिलाया, तब भी वो दौड़ के घर से भाग जाते हैं। घर के साथ कोई बंधन होता नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के इधर आने लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के इधर आया, दिस बिकम्स ए पॉजिटिव चार्ज। दैट एंटायर एटम बिकम्स ए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन चला गया। अब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन तो इधर आएगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज बन गया, इट विल गेट ए फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। अब ये अट्रैक्शन रिपल्शन का खेल शुरू हुआ। ये इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास ले आया। आप यहां से निकाल लिए थे 100 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। तो अब यहाँ पे चार्ज बन गया कितना? 99 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लेकिन तब तक ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये चार्ज कितना था? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो +1 E। दैट पॉजिटिव चार्ज इज रिपेल्ड एंड इट इज अवेलेबल हियर। आप देखोगे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आके सरफेस में पहुंचा, क्योंकि रिपल्शन हुआ। समझ में आया? लाइक दैट from every point of this conductor, electrons will start flowing towards this, and by the time the entire 99 E charge is neutralized, equal amount of charge will appear on the surface. उतने ही चार्ज सरफेस में आ जाएंगे। तो क्या पता चला? और ये सारा चीज इंस्टेंटली हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम कोई कंडक्टर को चार्ज देते हैं, वो चार्ज अंदर नहीं रहता है, ना ही उसका वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी आउटर सरफेस। कौन सा सरफेस में? आउटर सरफेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज देंगे, वो कहाँ रहेगा? इट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यू गिव ए पॉजिटिव चार्ज और ए नेगेटिव चार्ज। तो आप कहोगे एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। पहला चीज समझ में आया। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे? हाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी? Let us see the intermediate process. This is what is the conductor. आपने क्या किया? यहाँ से 100 E चार्ज निकाल लिया। तो यहाँ का कोई एटम का इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के इसके तरफ भाग के आया और इसको 99 E बनाया, और जब ये इधर जाके पहुंचा, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। बाहर नहीं गया, अंदर ही है, दिखाने के लिए ऐसे बनाया। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी
इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, इस डायरेक्शन में कूलम्ब्स लॉ कहता है लाइक चार्जेस रिपेल। ये जो फोर्स है इट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, ए कंपोनेंट लाइक दिस, ए कंपोनेंट लाइक दिस। बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट, द टेंजेंशियल कंपोनेंट, द चार्ज विल स्टार्ट मूविंग। सिमिलरली यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बना होगा उसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन दिस डायरेक्शन द चार्ज विल मूव इन दिस डायरेक्शन। यहां पर जो चार्ज आया होगा बिकॉज ऑफ द फोर्स इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। यहां पर जो चार्ज आया होगा बिकॉज ऑफ द फोर्स इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, द चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द एजेस। समझ में आया? और यहां पर जो चार्ज होगा वो कहां जाएगा, उसके ऊपर तो फोर्स ऐसे आ रहा है, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नहीं, तो यहां पर भी कुछ थोड़ा सा चार्ज रहेगा। बट मेजॉरिटी चार्जेस दिस साइड विल बी पुश टू दिस साइड। ये सारा चार्जेस इधर को पुश हो जाएंगे, ये सारा चार्जेस इधर को पुश हो जाएंगे, ये सारा चार्जेस इधर को पुश हो जाएंगे, ये सारा इधर को पुश हो जाएंगे, ये सारा इधर को पुश हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली द प्रोसेस विल कंटिन्यू। So what you find, when you give any charge to a conductor, that gets distributed on the surface, no doubt. But charge concentration कहाँ पर ज्यादा होता है? Towards the sharp edges. More charge concentration takes place at the sharp edges. ठीक है, जितना शार्प एज होगा उस एज में उतने ज्यादा चार्ज जाके पहुंचेंगे। समझ में आया? Any charge given to a conductor gets distributed on the surface and more charge concentration takes place at the sharp edges. अगर जो कंडक्टर की बात कर रहे हैं उसका कोई एज ही नहीं है, तो मान लो कि इवन शेप रेगुलर बॉडी है लाइक स्फीयर, अब क्या होगा इन दिस केस? ऑब्वियसली द चार्जेस विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप अगर कोई चार्ज दिए वो सरफेस में तो जाएंगे बट दे विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्जेस विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस। समझ में आया? चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसको फिजिकल टर्म लेके अगर कहेंगे, द सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम एवरीवेयर। सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम एवरीवेयर। सरफेस चार्ज डेंसिटी एक टर्म है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और चार्ज पर यूनिट एरिया अगर हम कहेंगे इट इज चार्ज बाय एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज पर यूनिट एरिया हियर 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 एवरीवेयर विल बी सेम, बट इन दिस केस चार्ज पर यूनिट एरिया अगर यहाँ पर बना सिग्मा 1, यहाँ पर बना सिग्मा 2, तो आप कहोगे सिग्मा 2 इज मोर देन सिग्मा 1 बिकॉज मोर चार्ज कंसेंट्रेशन टेकिंग प्लेस एट द शार्प एजेस। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ, तो अब अगर यूनिफॉर्म रेगुलर बॉडी है, इवन शेप का है, कोई कॉर्नर वॉर्नर नहीं है, तो आप कहोगे सिग्मा बाई ए और क्यू बाई ए विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। समझ में आया? अब देखो कि सपोज हम कहेंगे कि देयर आर टू स्फीयर्स, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। अब हम कहेंगे कि अगर हम ये दोनों कॉम्बिनेशन को हम कुछ चार्ज देते हैं, चलो थोड़ा देखते हैं। मान लो कि इसको दे दिए Q1 चार्ज और इसको दे दिए Q2 चार्ज। अब ये दोनों बॉडी को मैं फिजिकली टच करवाता हूं एक दूसरे के साथ। जैसे टच करवाया, मान लो Q1 Q2 अलग अलग है एक दूसरे से। सपोज Q1 इज मोर देन Q2, Q1 इज मोर देन Q2। अब क्या होगा सोचो तो, Q1 इज मोर, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। Q1 इज मोर देन Q2 मतलब इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, इसमें से कम इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। इधर के लोग रो रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन भाग है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो उनको इलेक्ट्रॉन पाने की जो इच्छा है बहुत ज्यादा है, जबकि इनको भी है लेकिन उनसे कम है। समझ में आया? जब हम दोनों को फिजिकली टच में लाएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ये टांग अड़ा रहा है यहाँ पे, चलो हाँ, तो ये जब दोनों को लाके इसको टच करवाएंगे, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन को रखने का टेंडेंसी तो है लेकिन कम है, इनको ज्यादा है, तो इनका इलेक्ट्रॉन ये खींच लेंगे। कब तक खींचेंगे? जब तक दोनों का अपेटाइट बराबर ना बन जाए, जब तक दोनों का अपेटाइट इलेक्ट्रॉन रखने का जो इच्छा वो बराबर ना बन जाए। कभी ऐसे हुआ है कि मान लो आप खाना लेके गए, पता चला कि आपका दोस्त आज टिफिन नहीं लाया, आप बोले कि आप वो थोड़ा सा लाया, उसको कम पड़ रहा है, आप अपना टिफिन दिए, लेकिन देते देते इतना दे दिए कि आपका कम पड़ गया, उसका ज्यादा पड़ गया। नहीं, अब तब तक देते रहोगे जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए, है कि नहीं? एग्जैक्टली दैट वे यू विल सी, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे एक दूसरे से तब तक जब तक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्बिंग एपेटाइट और इंटरेस्ट इज गेटिंग इक्वल। कब होगा? जब दोनों में बराबर चार्ज हो जाएंगे। तो अगर दोनों बराबर साइज के हैं, अगर हम इसको Q1 इसको Q2 चार्ज दिए, अल्टीमेटली दोनों में चार्ज क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसमें हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2।
कहने का मतलब है whenever a number of similar conducting balls are brought to contact, whatever charge they may have before, they get uniformly distributed among all them. अगर एक बॉल में Q1 चार्ज है, कंडक्टिंग बॉल है, दूसरे में Q2 है, तीसरे में Q3 है, तीनों को कंटैक्ट में ले आएंगे तो हर एक में चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 3, क्योंकि जो भी टोटल चार्ज है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इवन मोर इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, यहाँ पर भी वही चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। समझ में आया? क्योंकि कंडक्टर सरफेस में क्योंकि कोई शार्प एज नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन अगर वो अलग अलग साइज के हैं तो एक छोटा वाला है, एक बड़ा वाला है, इसमें भी चार्ज था, इसमें भी चार्ज था, दोनों को टच मिला है, क्या अब भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, इसका पेट बड़ा है, ज्यादा खाता है कि नहीं? इन दैट केस हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि एक चीज तो तय रहेगा, क्या है, क्योंकि कोई शार्प एज नहीं है तो हर जगह चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर रहेगा। मान लो कि हमने दिया इसको Q1 चार्ज और इसको दिया Q2 चार्ज, फिर दोनों को टच करवाया, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। अब ये दोनों को मैं टच करवाने वाला हूं, ये तुम छोटे हो जाओ, इधर खत्म। हाँ, ये दोनों को बात चल रहा है, अब एक बड़ा स्फीयर है, एक छोटा स्फीयर है। अब ये दोनों को अगर मैं लाके एक दूसरे के साथ टच करवाता हूँ, क्या होगा? ये आया इधर, ये आया इधर। जब लाके दोनों को टच करवाया, अब दोनों में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब ये जस्ट मिनट, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इनमें। अब ये दोनों में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और Q1 Q2 नहीं रहेगा, इसमें चार्ज बन जाएगा समथिंग स्मॉल Q1, इसमें बन जाएगा समथिंग स्मॉल Q2। कंडीशन क्या है? चार्ज के नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये दोनों केस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे पहले जितना चार्ज था अब भी उतने ही चार्ज है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए। दूसरा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया हैज टू बी सेम। मतलब चार्ज है इसमें Q1 और कोई स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। अगर ये रेडियस R1 है तो आप कहोगे Q1 बाय 4πr1 का स्क्वायर। जितना होगा चार्ज पर यूनिट एरिया जितना होगा, यहाँ पे भी चार्ज पर यूनिट एरिया उतने ही होगा, Q2 बाय 4πr2 का स्क्वायर। दे विल बी सेम। मतलब Q1 बाय R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q2 बाय R2 स्क्वायर। तो तीन चीज बताया गया। पहला हुआ whenever you give any charge to a conductor that gets distributed on the surface। और ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ ये काफी बार एंट्रेंस में आया है। कोई कंडक्टर को चार्ज दो तो कहाँ रहता है? इट कंसंट्रेट्स एट द सेंटर, इट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन दी ओवर द एंटायर वॉल्यूम, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस। तो आप कहोगे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये क्वेश्चन काफी बार आया, 3-4 बार तो मैं ही देखा हूँ अलग अलग एंट्रेंसेस में। हाँ, तो इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, विथ मोर चार्ज कंसेंट्रेशन टेकिंग प्लेस एट द शार्प एजेस। जो शार्प एज रहेगा वहां पे ज्यादा चार्ज कंसेंट्रेशन होगा। अच्छा, अगर कोई एज वगैरह नहीं है, स्फेरिकल बॉडी है, मोस्टली विल डील विद द स्फेरिकल बॉडी जनरली। स्फेरिकल बॉडी है तो इन दैट केस यू विल से कि द चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया हैज टू बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल बॉडी प्रोवाइडेड इट्स ए कंडक्टर। कंडक्टर की बात चल रहा है। हाँ, तो फिर अगर दो सिमिलर कंडक्टिंग बॉल को टच में लाते हैं तो अपना चार्ज को इक्वली दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर वो डिफरेंट साइज के हैं तो फिर भी चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर रहता है क्योंकि कोई शार्प एज नहीं है। तो अगर Q1 और Q2 वाले दो स्फीयर को टच करवाए तो उनमें चार्ज स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 बन गया, बट चार्ज पर यूनिट एरिया हियर, चार्ज पर यूनिट एरिया हियर हैज टू बी सेम। So Q1 by R1 square is equal to Q2 by R2 square। आपके पास दो इक्वेशन है। आपको अगर कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 दिया गया है, R1 R2 दिया गया है, व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन दिस स्फीयर पूछा गया, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस टू इक्वेशंस। Q1 plus Q2 is equal to this and Q1 by R1 square is equal to Q2 by R2 square। You have got two equations, solve, get the value of Q1 and Q2। क्या बात समझ में आ रहा है? yes, छोटी सी चीज आपको तुरंत बताना है कि एक छोटा सा स्फीयर था और एक बड़ा सा स्फीयर था। मान लो कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन को, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, Q चार्ज दिए, इसका रेडियस R हुआ, इसका रेडियस 2R हुआ। अब क्या होगा कि जब हम चार्ज देने के बाद दोनों को सेपरेट कर लेंगे, छोटे स्फीयर में कितना चार्ज होगा? से Q होगा, Q1। और
बड़े स्फीयर में कितना चार्ज होगा, सपोज Q2 होगा, आपको Q1 Q2 पता करना है। आपको होगा कि चार्ज पर यूनिट एरिया हियर, चार्ज पर यूनिट एरिया हियर हैज टू बी सेम, दैट मींस Q1 by 4 pi r square must be equal to Q2 by 4 pi 2r का स्क्वायर। ये 4 pi को खा गया, मिला Q1 is Q2 by 4। मोरओवर Q1 प्लस Q2 मिलके कितने हैं दिए है, अब Q चार्ज तो वही है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नाउ Q1 is Q2 by 4, तो Q2 को आप लिख सकते हो 4Q1, so it comes out to be 5Q1 is equal to Q, और Q1 is Q by 5, मतलब इसमें चार्ज होगा Q by 5। इसमें निकालने की जरूरत नहीं, टोटल में से ये है तो बाकी इधर होगा 4Q by 5। Are you getting how the charges are getting redistributed? तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, समझाने के लिए पूरा समझाना पड़ता है, और क्वेश्चन तो सिंपल आएंगे, the charges will be distributed in terms of this। ध्यान रखना, ये जो बुक्स लिखते हैं अथर्स और काफी कोचिंग सेंटर में एक मिसकंसेप्शन यहाँ पर जोड़ देते हैं। क्या मिसकंसेप्शन है, अगर दो स्फीयर को फिजिकली टच मिलाए या फिर किसी एक वायर से जोड़े, अब बोले हाँ दोनों केस में तो सर बराबर नहीं हुआ। If you are joined by a long wire, distribution will not be the same. In that case, potential has to be same. चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो जो हम पोटेंशियल पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो केस हम बता रहे हैं, कब, जब दोनों को फिजिकली टच करवाया गया, दूर में रख के वायर से जोड़ देंगे तो नहीं होगा, बिकॉज द वायर इज अगेन ए थिन सरफेस, वायर इज अगेन ए थिन सरफेस, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ध्यान रखना। काफी बुक में मैं देखा हूँ, 2-3 बुक में तो मैं ही देखा हूँ, नाम बताना ठीक नहीं होगा, किसी वायर से जोड़ दिया तो पता चला उसके बाद भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नहीं, वायर से जोड़ने से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, फिजिकली टच करने से ऐसे होगा। सर अगर वायर से जोड़ेंगे तब फिर सोचेंगे इसका पोटेंशियल बराबर है, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। पोटेंशियल बराबर है, इसका पोटेंशियल निकालो KQ1 by R1, इसका KQ2 by R2, इक्वेट देम तो मिलेगा Q1 by R1 इक्वल Q2 by R2। यहाँ पर हम लोग Q1 by R1 स्क्वायर इक्वल Q2 by R2 स्क्वायर कहते थे, वहां पर फॉर्मूला हो जाएगा Q1 by R1 इक्वल Q2 by R2। मैं एक्स्ट्रा बता दिया, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ इफ दे आर फिजिकली ब्रॉट टू कॉन्टैक्ट, हाउ द थिंग्स हैव टू बी मैनिपुलेटेड बिटवीन देम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ लिए हम, पढ़ लिए कि द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस विथ मोर चार्ज कंसंट्रेशन एट द शार्प एजेस। Any charge Q given to a conducting sphere of radius R distributes uniformly on the surface. The charge per unit area at every point on it becomes Q by 4 pi R square. ये भी समझ में आया। When two conducting spheres are brought to contact and charge is given to their combination, then charges shared by them are in direct ratio of their surface area. मतलब Q1 by Q2 इक्वल टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हम लोग जो अभी देखे Q1 बाई R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई R2 स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला देखे इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया, समझ में आया, ये हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखे, कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ सेम साइज इन कांटेक्ट इक्वली शेयर द चार्ज गिवन टू देम। जो बताया वही लिखा है, लिखने के समय बचाने के लिए मैं वन लाइनर बना दिया हूँ। अल्टीमेटली आपको ये वन लाइनर ही याद रखना है, उसके पीछे का बैकग्राउंड में बताते जा रहा हूँ आगे आगे। A solid conducting cube was given a plus q coulomb charge. Charge concentration will be maximum. कोई क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसको कुछ चार्ज दिया गया, कहां पर चार्ज कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया या फिर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा। कहां पे लिखा है, सेंटर पे नहीं, आप जानते हो ऑन दी आउटर सरफेस लिखा है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, साइड एजेस, एट कॉर्नर्स। सबसे शार्प एज कहां पर हुआ, कॉर्नर में, यहां पर सबसे ज्यादा चार्ज पर यूनिट एरिया मिलेगा, उसके बाद यहां पे मिलेगा, क्योंकि ये एज है, दिस इज व्हाट इज द एज, है ना। और फेस सेंटर तो फ्लैट है, आर यू गेटिंग। थर्ड में कहां पर मिलेगा, एट द फेस सेंटर। फोर्थ में अंदर तो बॉडी सेंटर में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, द बॉडी सेंटर देयर विल बी नो चार्ज एट ऑल। तो सबसे ज्यादा चार्ज पर यूनिट एरिया मिलेगा कॉर्नर में, फिर एज में, फिर फेस सेंटर में, और बॉडी सेंटर में तो कोई चार्ज है ही नहीं। ये क्वेश्चन में इसलिए दिया क्योंकि एक दूसरा क्वेश्चन आया था, ये तो आप लोग कर लिए, एक दूसरा क्वेश्चन आया था IIT JEE में, बट आप लोग कर सकते हो। सपोज हियर इज ए कंडक्टिंग कोन, थिंक ऑफ दिस कंडक्टिंग कोन। ये कंडक्टिंग कोन में कुछ चार्ज दे दिया गया है और यहाँ पर सेवरल पॉइंट्स दिया है। ये जो कर्व्ड सरफेस है
all points A, B, C, D are on the surface. A is a point on the surface, say B is a point on the surface, and say C is a point on the surface, and D is a point on the surface. A is a curved surface, you know. B is the flat surface at the bottom. C is the bottom edge, है ना, और D is the sharp edge. तो यहाँ पे अगर हम चार्ज देने के बाद देखेंगे सबसे ज्यादा चार्ज पर यूनिट एरिया कहाँ पे होगा? डी पे. चार्ज पर यूनिट एरिया एट डी विल बी मैक्सिमम. उसके बाद नेक्स्ट शार्प एज कहाँ मिल रहा है? सी में मिल रहा है. तो आप कहोगे इट इज सिग्मा सी. एंड उसके बाद ए भी तो थोड़ा बहुत कर्व्ड है तो इसलिए इट इज सिग्मा ए, और बी तो पूरा फ्लैट है तो हम कहेंगे सिग्मा बी विल बी मिनिमम. आईआईटी का क्वेश्चन. सिग्मा मींस चार्ज पर यूनिट एरिया. इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे. यहाँ पर सबसे ज्यादा, उसके बाद ये चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पर सबसे ज्यादा, उसके बाद सी में, उसके बाद ए में, उसके बाद बी में. प्रोवाइडेड ए बी सी डी आर ऑन द सरफेस, ए इज नॉट इनसाइड. क्या बात समझ में आया? हाँ, तो ये बात कुछ ऐसे हुआ. इसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए मैं क्यूब वाला एग्जाम्पल दिया हूं. एनीवे, क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? Two similar conducting spheres have charges q and minus 3q. If they are brought to contact, then what charge is transferred between them? कोई दो सिमिलर कंडक्टिंग बॉल थे. ये कंडक्टिंग बॉल है, ये दूसरा कंडक्टिंग बॉल है, और इसमें चार्ज है q और इसमें चार्ज है माइनस 3q. अब दोनों को टच करवाया, ठीक है, ये है पहला वाला और ये हुआ दूसरा वाला. अब क्या होगा कि दोनों में चार्ज का लेन देन होगा. पूछा है कितना चार्ज ट्रांसफर होगा. पहले बताओ, जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा कि नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड, सो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा. हाँ, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा. नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा तो आप गेस करके बता सकते हो क्या ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स? सोचो, इसमें टोटल चार्ज है माइनस 3q, इसमें है q, ठीक है. तो ये बन गया टोटल चार्ज, क्या बन गया? माइनस 2q. टोटल चार्ज माइनस 2q, दोनों सिमिलर स्फीयर है तो इसमें माइनस q, इसमें माइनस q. तो ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड लाइक दिस, है कि नहीं? कितना चार्ज ट्रांसफर हुए? था q हो गया माइनस q, था q हो गया माइनस q, मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? माइनस 2q चार्ज ट्रांसफर हुआ है. इसको अगर माइनस 2q चार्ज दे देंगे, फाइनली चार्ज इसमें माइनस q बन जाएगा. सो हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड? माइनस 2q. कहां से? b से a में. क्या बात समझ में आया? हाँ, अगर समझ में आया तो बताओ. अब मैं केस बदल देता हूं. सपोजिंग हम कहेंगे कि हमारे पास एक स्फीयर था जिसमें था चार्ज q, दूसरा स्फीयर था सिमिलर साइज का जिसमें चार्ज था, चलो मानते हैं प्लस 3q. अब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे. ये a है, ये b है. अब ये पूछेंगे कि चार्ज ट्रांसफर हुआ है क्या? हाँ, हुआ है. कौन से स्फीयर से कौन से स्फीयर में हुआ है और कितना हुआ है? आप जानते हो कि ये q है, ये 3q है. टोटल चार्ज हो गया 4q. दोनों सिमिलर साइज के हैं तो ये होगा 2q, ये होगा 2q. दी इक्वल से है. अब चार्ज ट्रांसफर हुए हैं, कौन सा स्फीयर से कौन सा स्फीयर में हुए? आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड, पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट मूव. तो नेगेटिव चार्ज गया है तो ये ज्यादा पॉजिटिव बन गया. देखो तो ये क्यू था, पॉजिटिव था, अब ज्यादा पॉजिटिव बन गया, मतलब और भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज भाग गए. इसका पक्का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड लाइक दिस. कितना चार्ज ट्रांसफर हुए? यहाँ पर 3q था, कितना चार्ज देंगे कि ये 2q बन जाएगा? माइनस q देंगे तो मतलब माइनस q अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम a टू b. क्या बात समझ में आ रहा है? साबुत का आवाज नहीं आ रहा है. बोल रहा है कि सुन रहा है क्या मालूम? माइक्रोफोन को जोर से बोल साबुत. अच्छा, ठीक है. हाँ, ये आसान तरीका है. आयन को समझ में आ रहा है? जी सर. हाँ. Now let us see the next question. Two conducting spheres having radii r and 2r bear charges minus q and 2q. If they are brought to contact, what will be charge on first sphere? ये आप लोग फटाफट कर सकते हो. दो स्फीयर है और दोनों स्फीयर को हम कांटेक्ट में लाए, उनका रेडियाई दिया गया है r and 2r. ये r है, ये 2r है. अब फाइनली इसमें कितना चार्ज है? क्या मालूम? क्या है? इट इज q1 a q2 है. क्यों आप बता सकते हो q1 प्लस q2 कितना है?
जोड़ने से पहले जो चार्ज था, जोड़ने से पहले क्या चार्ज था, ये था -q और ये था 2q। दोनों स्फीयर में -q एंड 2q चार्ज थे और दोनों को हम लाके फिजिकली टच करवाए, तो अब दो छोटे वाले में क्या स्फीयर होगा, क्या चार्ज होगा, ऐसे पूछा है, एंड दैट इज इक्वल टू q। और मोरओवर आप जानते हो कि चार्जेस पर यूनिट एरिया एट ए एंड एट बी विल बी सेम। आप कहोगे सिग्मा एट ए सिग्मा एट बी आर सेम। सिग्मा एट ए क्या है, q1/4πr², और सिग्मा एट बी q2/4π, ये r था, ये 2r है, तो ये 4π कैंसिल हो गया। यू हैव गॉट टू इक्वेशंस, यू कैन गेट q1 एंड q2। अभी थोड़ी देर पहले किए थे, q1 का वैल्यू विल बी कमिंग q/5। देयर इज डिफरेंट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग आल्सो। डिफरेंट अप्रोच क्या है, हम जानते हैं कि जो चार्ज है इसमें, कौन चार्ज है, टोटल चार्ज q है, वो q चार्ज कहाँ पे, पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ओवरऑल चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो गया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। इसका एरिया कितना है, 4πr², इसका एरिया कितना है, 4π2r का स्क्वायर है। सो इट इज कमिंग 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 4πr², इट इज q/20πr²। So the charge distribution is such a way that charge per unit area everywhere on the surface, मतलब ये पूरा सरफेस में कितना है, q/20πr²। छोटे वाले में कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू इसका सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कितना है, 4πr², तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू 4πr², तो क्या मिल जाएगा, q/5। तो चार्ज ऑन दी स्मॉलर स्फीयर इज सिग्मा इनटू 4πr², ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इट कम्स आउट टू बी q/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Two concentric conducting spheres have radii r and 2r. Charge on inner sphere is -3q and that on the outer sphere is +q. If they are connected by a conducting wire, then charge on the inner sphere will be how much? ध्यान से देखना, they are connected by a conducting wire. दो concentric sphere है, एक छोटा सा sphere है, एक बड़ा सा sphere है, concentric, having a common center, and their charges, उनका रेडियस भी दिया हुआ है, r है और दूसरा 2r है, और charge on the inner sphere is -3q, charge on outer sphere is +q। बोला है कि if they are connected by a conducting wire, दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, number of conductors connected by conducting wire behave as a single conductor। Now that behave as a single conductor। सिंगल कंडक्टर में कुछ भी चार्ज दो कहाँ रहता है, सरफेस में रहता है। तुरंत ये सारे चार्ज यहाँ पे भाग आएंगे और क्या मिलेगा आपको, अल्टीमेटली जैसे आप स्विच ऑन करोगे आप देखोगे कि चार्ज यहाँ पर हो गया 0 और बाहर हो गया 3q, बाहर आ गया ना, ये बन गया 4q। ध्यान रखना, ये चार्ज ऐसे भाग के आते हैं। क्यों भाग के आएंगे, यहाँ से यहाँ पर क्यों आएंगे, इसको और भी बारीकी से हम लोग देखेंगे जब हम गॉस लॉ देखेंगे। तो ये q के लिए यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, वहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, कैसे न्यूट्रलाइज होते हैं, वो सारे प्रोसेस को माइन्यूटली हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो क्योंकि ये सिंगल कंडक्टर बन गया, जो भी चार्ज आप दोगे वो सिर्फ आउटर सरफेस में मिलेगा। तो आप कहोगे चार्ज ऑन द इनर स्फीयर विल बी 0, चार्ज ऑन आउटर स्फीयर विल बी 4q। क्या समझ में आया? Yes, sir. आगे हाँ, बिफोर वी गो फॉर कूलम्स लॉ। एनीवे कूलम्स लॉ भी थोड़ा बहुत सबको मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पर एसी ऑन करने के लिए भूल गया हूँ, ऑन करके आता हूँ। ठीक है, कूलम्स लॉ के बारे में आपको क्या कहना है, आपको तो मालूम है सारी चीज। कूलम्स लॉ क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। एक तो हुआ लाइक चार्जेस रिपेल और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये सब जानते हो। दूसरा हुआ कि जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, जो फोर्स होता है वो फोर्स कैसा होता है, बाय न्यूटन थर्ड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये उसके ऊपर जितना फोर्स देगा ये उसके ऊपर उतना ही फोर्स देगा। सो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, ये इसके ऊपर जितना फोर्स देगा उसके ऊपर उतना ही फोर्स देगा। एंड दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, मतलब Q1 Q2 के ऊपर अगर कोई फोर्स देगा तो अलोंग दिस लाइन देगा,
Q2 Q1 के ऊपर फोर्स देगा तो along दिस लाइन देगा. So like charges repel and unlike charges attract each other with equal and opposite forces along the line joining them. बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है. along the line joining them. I've seen a question like this. तो ये ट्यूब था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. ये एक ट्यूब है, यहाँ पर एक चार्ज है और ये कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा गया है, ये अंदर है जिसका चार्ज Q है, मास M है. कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा गया है. पूछा था with what acceleration it will go. You must understand the force on the between these two charges will be along this line. और इस फोर्स का कंपोनेंट निकाल के आपको निकालना पड़ेगा what will be the acceleration. समझ में? तो the force between the two charges is equal and opposite, acts along the line joining them, and it is proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. ये सारा चीज आपको बचपन से मालूम है. The constant of proportionality is called K. K क्या है? K is a quantity which is depending upon the medium. Medium के ऊपर डिपेंड करता है. K is given by 1 by 4 pi epsilon. Epsilon क्या है? It is called absolute permittivity. It is the absolute permittivity. How you represent this one is epsilon 0 into epsilon r. Epsilon 0 क्या है? Permittivity of free space. और जिसका वैल्यू आप लोगों को मालूम है. काफी चीजें मालूम है तो मैं स्किप कर रहा हूँ. It is 8.854 into 10 power minus 12 farad per meter. Farad is the unit of capacitance. ठीक है, farad per meter. एप्सिलॉन आर क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी है जिसको अदरवाइज कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. हाँ, यहाँ पे याद रखने वाली चीज है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी आर द सेम थिंग, अलग अलग नाम है. जैसे तुम्हारे स्कूल के नाम कुछ है, घर के नाम चुन्नू मुन्नू टुन्नू होता है, वैसे ही ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों बराबर चीज है. ये स्पेसिफिकेशन नोटिफिकेशन आया था स्कूल में, जब मैं था तो स्कूल में आया था कि बच्चों को बताओ कि दोनों चीज बराबर है. जो कॉपी करेक्शन करने के बदले टीचर्स जाते हैं ना, वो बोलते हैं, उसमें आता है गाइड में कि बताओ कि दोनों ये चीज बराबर है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ अलग नहीं है. अब ये एप्सिलॉन आर है कितना? इट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0. दोनों परमिटिविटी है तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी बन गया जिसका वैल्यू फॉर एयर बनता है 1 और फॉर कंडक्टर इसका वैल्यू है इनफाइनाइट. बस यही याद रखो. फॉर एयर एप्सिलॉन आर का वैल्यू है 1 और फ्री स्पेस के लिए, और फॉर कंडक्टर्स एप्सिलॉन आर का वैल्यू है इनफाइनाइट. इसके लिए ये कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर के लिए ये इनफाइनाइट होता है. ये आपको याद रखना है. इट इज इनफाइनाइट फॉर दी कंडक्टर्स. और क्या याद रखना है कि 1 by 4 pi एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 into 10 power 9. ये सारा चीज आप लोग जानते हो, ब्रीफली बता दिया. ठीक है. अब ये सारा चीज को जोड़ते हुए अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ को, सपोज हम कहेंगे ये है Q1, ये है Q2, और हम जानना चाहते हैं कि Q1 कहाँ है? Q1 यहाँ है एट द पोजीशन वेक्टर R1. Q2 कहाँ है? एट द पोजीशन वेक्टर R2. अच्छा, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू Q2 के ऊपर Q1 कुछ फोर्स देगा ऐसा. अब ये जो फोर्स है दैट विल बी हैविंग सम मैग्नीट्यूड एंड सम यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन. ये कौन सा वेक्टर है? अगर हम इस वेक्टर को R कहेंगे तो बाय ट्रायंगल लॉ आप देखोगे R1 प्लस R इज इक्वल टू R2 और R इज R2 माइनस R1, सो इट इज R2 माइनस R1. तो ये यूनिट वेक्टर क्या है? फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ R. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R मींस आप कहोगे ये वेक्टर, तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F is same as unit vector in the direction of R. Unit vector in the direction of a vector is given by vector by its magnitude. अब अगर सारा चीज को लिखेंगे, F क्या हो गया? दोनों के बीच का फोर्स क्या है वो? K Q1 Q2 by R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. R क्या है? R2 माइनस R1. R का मैग्नीट्यूड क्या है? इनका मैग्नीट्यूड. अंडरस्टैंडिंग की स्टैंडिंग अंडर है.
समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोई आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा देखो, एक तो है यू, देन योर माइक्रोफोन, देन द सिस्टम, देन माई डिवाइस रिसीवर, फिर मेरा कान। इनमें से कौन सा खराब है? कैसा बचेगा? यू खराब हो, मीडियम खराब है, माइक्रोफोन खराब है, ये खराब है, ये खराब है, कि मेरा कान खराब है? मेरा कान सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ देखो, पूरा सब कुछ ठीक ठाक। हाँ, तो k Q1 Q2 बाई R²। अब ये R का वैल्यू क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1 बाई R का मैग्नीट्यूड, मतलब R का मैग्नीट्यूड तो R है, सो इट कम्स आउट टू बी k Q1 Q2 बाई R3। जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इट इज R2 माइनस R1। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये हो गया वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का अपना लिमिटेशन है। ये जो कूलम्स लॉ है ये लिमिटेड है फॉर पॉइंट चार्जेस। कोई चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है तो आप निकाल सकते हो। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, फोर्स क्या है बता दोगे। सपोज एक डंडा है, कंडक्टिंग डंडा which is uniformly distributed with charges. Here is another डंडा having charge Q2. कोई पूछेगा what is the force between them? पक्का there is some force, but Coulomb's law cannot directly help. आप कहोगे कि ये डंडा का सेंटर यहाँ है, ये डंडा का सेंटर यहाँ है, ये डिस्टेंस r है, तो फोर्स बन जाएगा k Q1 Q2 बाई R²। ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। दूसरा हुआ, ये जो कूलम्स लॉ है, ये लॉ का एक दूसरा लिमिटेशन है कि ये व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल of the order of 10 to the power minus 14 meters, you will see the force formula does not hold good. There will be some force, but that formula will not hold good. अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे वेरिएशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम वाज r, द फोर्स इज दिस। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा घटेगा घटेगा, डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद देखोगे फोर्स सडनली जीरो हो गया। What is that value? That is of the order of 10 to the power minus 14 meter, which is same as that of nuclear radius. तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है, छोटे छोटे चार्ज है, लेकिन इतने नजदीक है तो फोर्स तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, वो न्यूक्लियस को फाड़ के बाहर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बिकॉज कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। However, when the neutron to proton ratio becomes very high, n to z ratio becomes very high, more than 1.6, तो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन है, थोड़ा सा प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस अपेरेंटली ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बीच में न्यूट्रॉन आ गया। तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। फोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है? वो अनस्टेबल हो जाता है और न्यूक्लियस टूटता है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। सो व्हेन द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज 1 और लेस देन और क्लोज टू 1, यू विल सी देयर इज नो रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट। बट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बिकम्स वेरी हाई, तो दो प्रोटॉन के बीच में कुछ न्यूट्रॉन आ गए, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स इज नाउ अपेरेंटली मोर। तो इन दैट केस वी विल सी द फोर्स बिकम स्ट्रांग एंड ये कुछ टूटने की कगार पे आ जाता है। अदरवाइज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज लेस देन 10 power minus 14 meter, it is very small, we will see the force formula will not hold good because the force decreases abruptly. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, अभी तक तो हम लोग लाइन्स ऑफ फ्लक्स के बारे में नहीं पढ़े, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा। कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स तब डालेगा जब इसका लाइन्स ऑफ फ्लक्स उसके पास पहुंच पाएगा। खैर अभी बताऊंगा तो शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसके अंदर कोई एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर एक कोई चार्ज Q2 रखा हुआ है। अगर हम कहेंगे Q2 के चलते Q1 के ऊपर क्या फोर्स आएगा, तो आप कहोगे बीच में कंडक्टर आने के कारण ये जो इसका एप्सिलॉन r कितना है, इनफाइनाइट। तो बीच में कंडक्टर आने के कारण जब हम लिखेंगे Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r², तो इस एप्सिलॉन में कुछ हिस्सा इसका भी रहेगा कंडक्टर होने के कारण, ये इनफाइनाइट होने के कारण ये फोर्स बन जाएगा 0। इसके लाइन्स ऑफ फ्लक्स बाद में पढ़ेंगे हम लोग। लाइन्स ऑफ फ्लक्स जब पढ़ेंगे ये आएंगे तो, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। So if the lines of flux of one charge is able to reach the other, there will be interactive force. अभी lines of flux नहीं पढ़े तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे जब lines of flux पढ़ाएंगे।
फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इफ ए चार्ज इज कंप्लीटली enclosed by a conducting envelope, then there will be no force of interaction between this charge and any charge outside. आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, आपको कोई 0। समझ में आया? ठीक है, चीजें इंटरलेटेड है और मैं थोड़ा आप लोगों को बताने के लिए वार्नर में जा रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है चीजें। एनीवे, क्या कूलम्ब्स लॉ का 3 लिमिटेशन समझ में आया? पहला हुआ कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा हुआ कि when the distance between the two charges is very small, तो आप देखोगे the force formula does not hold good। तीसरा हुआ when a charge is enclosed by a conducting enclosure, you say it is called electrostatic shielding, electrostatically shield हो गया है और बाहर का कोई चार्ज उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं डाल सकता। In addition to all these things, there is a special case। क्या है वो स्पेशल केस? याद रखना, ये स्पेशल केस है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। स्पेशल केस ये है कि कोई भी अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा, कोई एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा, इफ इट इज ए कंडक्टिंग स्फीयर चार्जेस विल बी ऑन द सरफेस। अगर ये इंसुलेटिंग है, डाइलेक्ट्रिक है, तो मे बी चार्जेस आर देयर इनसाइड। चार्जेस अंदर हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, बट अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल चार्ज, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल चार्ज हुआ तो अगर हम कहेंगे इसमें टोटल चार्ज Q है, तो यू कैन कंसीडर दिस एंटायर स्फेरिकल चार्ज एज ए कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। आप भूल जाओ ये स्फीयर को। अब उसके लिए अगर आपको फोर्स निकालना है, ये जो स्फेरिकल चार्ज है, चार्जेस हर जगह पड़े हैं, सपोज इधर उधर पड़े, हो सकता है कि नॉन कंडक्टिंग है इसलिए चार्जेस आर देयर इनसाइड, बट दे मस्ट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इट इज ए कंडक्टिंग स्फीयर, सो द चार्जेस आर ओनली ऑन द सरफेस। इन ईदर केस बाहर अगर कोई चार्ज है उसके ऊपर क्या फोर्स आएगा जानने के लिए आप ये पूरे को एक कंसेंट्रेटेड पॉइंट चार्ज मान सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आया? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसमें कितना चार्ज है? इसमें चार्ज है 2q। दूसरा एक सिमिलर कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसमें कितना चार्ज है? इसमें चार्ज है 3q। अगर ये दोनों को मैं कांटेक्ट में ले आया, आई ब्रिंग देम टू फिजिकल कांटेक्ट, आपको तो मालूम है कि इसमें कितना चार्ज होगा, इसमें कितना चार्ज होगा, इसमें कितना चार्ज होगा नूरुल? 2q और 3q को टच करवा दिए तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा? चलो इसको -2q 3q कहते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। -2q है, ये 3q है, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल चार्ज क्या हो गया? q। ये जो टोटल चार्ज q है ये दोनों इक्वली मिल बांट के खाएंगे क्योंकि दोनों बराबर साइज के हैं, पेट बराबर साइज के पेट है तो दोनों बराबर खाएंगे। ये खाएगा q/2, ये भी खाएगा q/2, बिकॉज देयर एरिया इज सेम। और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? You are asked to calculate what will be the force of repulsion between them. Now, this is a spherical charge distribution. I can equivalently consider this as a concentrated point charge located at the center. मैं कहूँ कि यहाँ पे चार्ज कितना है? q/2, और यहाँ पे चार्ज कितना है? ऐसा मैं ले सकता हूँ एज ए स्पेशल केस। हम कहेंगे यहाँ पे चार्ज कितना है? q/2। तो फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ? r 2r। What will be the force between the two spheres? Force is K(Q1 Q2) by r square. K is K, Q1 हो गया Q/2, Q2 हो गया Q/2 by 2r का स्क्वायर। This is the force between the two spheres. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो for a spherical charge distribution, uniform charge distribution, may it be on the surface or the volume, कहीं भी, you can consider the total charge as a concentrated point charge located at the center. सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है बताने के लिए आई हैव टू मेक यूज ऑफ सॉलिड एंगल्स, जो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा काम इसमें निपट जा रहा है तो अच्छी बात है। एज्यूम कर लो जो चीज़ें बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, झूठ मूठ तो नहीं बोलूँगा तुम लोगों को, है ना? ठीक है, नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखे? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर with equal and opposite forces along the line joining the charges.
F is equal to K Q1 Q2 by R square, where K is 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon R. If charges Q1 and Q2 are located at positions R1 and R2, then force on Q2 due to Q1 is given by K Q1 Q2 by R cube whole into R2 minus R1. ये वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर जैसे लिखना चाहिए, मैंने लिखा हाँ वेक्टर फॉर्म में, फिर R is R2 minus R1. Coulomb's law is not applicable when the distance between the charges is very small, that is of the order of 10 to the power minus 14 मीटर. ये सारी चीज हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है. आगे now some questions. Let's see. क्या दिया? For two charges Q1 and Q2, if Q1 Q2 is less than 0, then the charges will attract or repel. देखो Q1 Q2 is less than 0 मतलब नेगेटिव है. नेगेटिव का मतलब दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, पक्का एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए द प्रोडक्ट इज नेगेटिव. तो आप कहोगे जो फोर्स होगा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? अट्रैक्टिव है ना. Now two charges 5q and 3q are at certain distance from each other. The ratio of coulombic forces experienced by them. दो चार्ज है, एक है 5q और 3q. अब दोनों के ऊपर फोर्स आ रहे हैं, ये हुआ पहला चार्ज, ये हुआ दूसरा चार्ज. पूछा है बताओ रेशियो ऑफ फोर्सेस क्या होगा? क्या होगा? 1:1 because they give equal and opposite forces, है ना. वेरी यार बहुत बढ़िया है. तो ये 1:1 हो गया, 1:1. बहुत बढ़िया, तो ध्यान से सुन लो. अगला डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड and each charge is also doubled, then what will happen to the force between them? दो चार्ज थे, उनके बीच में डिस्टेंस था, कुछ फोर्स था, और फोर्स कितना था सबको मालूम है. पहला केस में फोर्स कितना था? K Q1 Q2 by R square. बोले डिस्टेंस को डबल कर दिए और हर एक चार्ज को भी डबल कर दिए, मतलब ये बन गया 2Q1, ये बन गया 2Q2 और डिस्टेंस 2R. Now what will be the new force? It will be K 2Q1 2Q2 by 2R का square. Is not it same as F1? The force remains same. आया समझ में? ठीक. तो इसे लिखने से थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, मुझे मालूम है कि आप लोग लिख नहीं पा रहे होगे, बट यू हैव गॉट एम्पल टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स. समझ जाओगे तो मैं तो चाहता हूँ कि क्लास में आप इतना अटेंटिव रहो कि इसको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं. बाई चांस अगर कोई चीज़ मिस कर गया उसको हिंट करके कॉपी में लिखो कि फलाना पॉइंट को देखना है, उसी को लिखना है. बाकी सारा लिखोगे तो कहाँ हो पाएगा इतना सारा चीज़. कितने सारे चैप्टर है बताओ 11 और 12 में. अभी हम लोग कहाँ है, कुछ नहीं पढ़े, आगे तो ढेर सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं. तो क्लास में इतना अटेंटिव रहो कि चीज़ें अंदर चले जाए. अब जब नोट्स बनाओगे पूरे क्लास का, अगर मैं यहाँ पर 30 पेज लिखा हूँ बोर्ड पे, तो आपका एक पेज होना चाहिए, ओनली 1 पेज, उतना ही लिखे, क्योंकि वही था जो मुझे सीखने के लिए मिला, नया मिला. बाकी तो मैं सब जानता था. तो एक दूसरे का नोट से किसी किसी को हेल्प नहीं मिलने वाला. योर नोट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड आपका नोट्स ऐसे होना चाहिए कि एग्जाम में अगर आपको आपका नोट दे दिया गया तो फुल मार्क ले आओगे. इट मस्ट इंक्लूड ऑल नेसेसरी थ्योरी एंड कंसेप्ट्स. एनीवे आगे. 4 charges, each of q coulomb are located at the corners of a square. A charge q was kept at the center. Net force on the charge at the center. ये तो कोई भी बता सकता है. कोई एक स्क्वायर है, उसके चारों कॉर्नर में 4 चार्ज पड़े. इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. ये q q q q है और बोला है कि सेंटर में कोई एक चार्ज q रख दिए. बताओ ये जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0, क्योंकि ये जितना फोर्स देगा ये उतना फोर्स देगा, एक दूसरे को खा जाएंगे. ये जितना फोर्स रिपल्सन देगा ये भी उतने ही रिपल्सन देगा, एक दूसरे को खा जाएंगे. तो इट इज ए बिग 0. नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज F1. दो चार्ज के बीच में फोर्स इन एयर इज F1. When they are dipped into oil, keeping separation constant, the force is F2. Find dielectric constant of the oil. मतलब जब एयर में थे इट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. जब ऑयल में डुबा दिए अब ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ऑयल का रिलेटिव परमिटिविटी आ गया. दिया ये F1 ये F2 डिवाइड करो ना, F1 बाई F2 क्या मिल गया? इट इज कमिंग एप्सिलॉन R. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज F1 बाई F2.
क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. Charge q was broken into two parts, q and q minus q, and the parts were separated by a distance r. For what value of small q, force between them will be maximum. कोई चार्ज q था, उसको दो टुकड़ा किए, एक टुकड़ा किए स्मॉल q, तो ऑब्वियसली दूसरा टुकड़ा बनेगा q माइनस q. Why? Because चार्ज के नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज तो वही रहना है. अब इनके बीच में डिस्टेंस है r. पूछा है कि कैसे टुकड़ा बनाए, मतलब स्मॉल q का वैल्यू क्या होना चाहिए कि दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा. पहले देखें तो हम देख रहे हैं कि फोर्स जो दोनों के बीच में होगा वो सिमिलर चार्ज रिपल्सिव है, तो जो फोर्स बनेगा वो बनेगा k q इंटू क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर. ये फोर्स मैक्सिमम होगा. इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? k कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, स्मॉल q इज द वेरिएबल. स्मॉल q को हम छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. स्मॉल q का वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q. ये अगर 0 होगा तो ये कैपिटल Q होगा, ये कैपिटल Q होगा तो ये 0 होगा, फिर ये एनी अदर वैल्यू इट विल बी q माइनस q. फोर्स मैक्सिमम होगा. F is maximum when df by dq is equal to 0. क्या ये कंसेप्ट आपको मालूम है? हाँ या ना? ना बोलोगे तो बताएंगे. कोई तो ना बोलो. अरे क्या है, सबको आता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है. आयन आता है कि नहीं आता है? ये when df by dq is 0 force is maximum, ये वाला चीज समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, किसको नहीं बोलोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा? आता है तो ठीक है, कोई बताने की जरूरत नहीं है. when force is maximum df by dq is 0, तो आप इसका डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू q. k और r स्क्वायर को बाहर छोड़ते हैं तो df by dq का वैल्यू क्या हो गया? k by r स्क्वायर को बाहर छोड़ो और ये जो क्वांटिटी था यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, k by r स्क्वायर अंदर q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर. q को अंदर मल्टीप्लाई कर दी. अब डिफरेंशिएट करो तो q का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली q विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q कर रहे हो, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2q. दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 0. इसका मतलब q का वैल्यू क्या आया? q by 2. सो व्हेन q इज इक्वल टू q by 2 द फोर्स विल बी मैक्सिमम. When q is equal to q by 2, the force will be maximum. Force between, if a charge is broken into two parts, the force will be maximum if q is equal to q by 2. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. श्योर? देखें कितना समझ में आया. यहां पर दो कंडक्टिंग बॉल है. दोनों कंडक्टिंग बॉल को किसी थ्रेड से झुला दिए हैं. दोनों का मास बराबर है. अब ये इसमें चार्ज है मान लो q, इसमें चार्ज है 2q एंड द एंगल हियर इज थीटा. सर इसमें चार्ज 2q है, इसमें q है, फिर भी दोनों ऐसे बराबर रहेंगे क्या? मास बराबर है. इसमें से कोई भी बॉल अगर रेस्ट में है तो क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कोई टेंशन है और कोई एक वेट है और क्या है? फोर्स है. दोनों बॉल के ऊपर ये फोर्स बराबर है, दोनों बॉल का वेट बराबर है, तो टेंशन भी बराबर होगा, एंगल भी बराबर होगा. दैट मींस दोनों ऐसे सिमेट्रिकली रहेंगे. क्या बात समझ में आ रहा है? ये दोनों सिमेट्रिकली कब तक रहेंगे? जब तक मासेस आर सेम. अगर एक मास होता 5m, दूसरा होता m, तो हो सकता है कि 5m वाला थोड़ा और नीचे रहता, m वाला थोड़ा ऊपर रहता. आर यू गेटिंग? Yes, sir. तो फिर आप ज्यादा लेवल में आ गए. अगर मैं एक केस बदलता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हम कहेंगे कि यहाँ पर एक बॉल है मास m, दूसरा बॉल है जिसका मास है 5m. तो ये अरेंजमेंट ऐसा नहीं रहता, कुछ ऐसा रहता. आप देखेंगे कि ये वर्टिकल के साथ छोटा एंगल कर रहा है, ये बड़ा एंगल कर रहा है, छोटा मास है पुश कर दिया. आर यू गेटिंग? लेकिन यहाँ पर मैं मासेस बराबर लिया हूं. वैसे हायर लेवल सोचने से तो फिर तो IIT लेवल में आ गया. इसको नहीं सोचना है, हमें छोटे छोटे चीजें सोचना है. डॉक्टर बनना, ठीक है? तो ये mm हुआ तो ये ऐसे यूनिफॉर्मली रहेंगे. अब सोचो मैं क्या किया, अब क्वेश्चन में आपको क्या किया, ये दोनों बॉल को टच करवाया. टच करवाने के बाद छोड़ दिया तो फिर से बॉल ऐसे आ गए. पहला केस में एंगल θ1 था, अब एंगल θ2 है. पूछा है बताओ θ1 ज्यादा है कि θ2 ज्यादा है?
कौन ज्यादा है? सोचो सोचो, व्हाट इज मोर, क्या हुआ? ओह, थोड़ा सा हैंग हो गया। एनीवे, थीटा 1 ज्यादा है कि थीटा 2 ज्यादा है? सोचिए, पहले इसमें क्यू चार्ज था, इसमें 2q चार्ज था, टोटल चार्ज क्या था? 3q। अब जब दोनों को हम कहेंगे कि 3q चार्ज को दो टुकड़ा किए हैं, कैसे? q एंड 2q। इस केस में दोनों को टच करवाए और फिर छोड़े, टच करवाने से दोनों सिमिलर बॉल है तो दोनों में बराबर चार्ज होगा। अब दोनों में क्या हुआ है? दोनों में 3q/2 है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इस केस में जो फोर्स था और इस केस में जो फोर्स है, कौन सा केस में फोर्स ज्यादा होगा? F1 वाला फोर्स ज्यादा होगा कि F2 वाला फोर्स ज्यादा होगा? चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस दो, जैसे हम बताए ना अभी, q कूलम चार्ज को दो टुकड़ा करेंगे, फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब हर एक टुकड़ा में क्या होगा? q/2। अब दोनों में बराबर हो गया ना, 3q चार्ज का आधा इसमें आधा इसमें, तो फोर्स विल बी मोर। जबकि इस केस में फोर्स वाज लेस बिकॉज द चार्जेस वर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 3q चार्ज था, एक में q था, 2q था। सोचो कि 3q चार्ज को हम दो टुकड़ा किए, एक केस में किए q/2q, दूसरे केस में किए 3q/2। कौन से केस में फोर्स ज्यादा होगा? जब 3q/2 है कि नहीं? तो फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली θ2 विल बी मोर देन, होगा कि नहीं होगा? फॉर इक्विलिब्रियम अगर दोनों को टच करवा के छोड़ देंगे तो ज्यादा एंगल चले जाएगा। अगर दोनों में बराबर चार्ज था, इसमें भी q था इसमें भी q था, टच करके छोड़ देंगे फिर से वहीं पे वापस आ जाएंगे। लेकिन इसमें 2q था इसमें q था, तो टच करके छोड़ देंगे तो ये दूर चले जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? थोड़ा और घुमाता हूं। सपोज इसमें q था इसमें -2q था, अब टच करके छोड़ देंगे तो θ2 ज्यादा होगा कि कम होगा? टच कर देंगे तो ये -q/2 बन गया, चार्जेस कम हो गए, फोर्स भी कम हो जाएगा, इट विल बी कमिंग क्लोज। अब चार्जेस ज्यादा थे, अब इसमें चार्जेस क्या हो जाएंगे? -q/2। अब ये एंगल कम हो जाएगा क्योंकि चार्जेस छोटे पड़ गए। k q1 q2/r², the force is directly proportional to the magnitude of product of charges। तो अगर ये -2q होता तो एंगल कम हो जाता, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो अब एंगल बढ़ गया। मैं वेट कर रहा हूं जब तक तुम लोग हजम करोगे। आगे बढ़े? यस सर। अन्वेषिका, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं सर? पहले भी जो जानते थे वो भी चला गया? नहीं सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है, बढ़िया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two charges q and -2q are kept on x-axis at A and B. A and B are 2 points. ये हो गया कुछ एक लाइन है ऐसा। मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है, A पॉइंट है A और यहाँ पर कोई पॉइंट है B। यहाँ पर चार्जेस क्या रखे हैं कि q and -2q, यहाँ पे q है, ये -2q है। C एक पॉइंट है, कहाँ है मालूम नहीं, कहीं एक पॉइंट है जहां पर थर्ड चार्ज q केप्ट एक्सपीरियंसेस 0 फोर्स। एक स्मॉल q कूलम चार्ज को वहां पे रखे तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हुआ। तो फिर AC BC AB ये सब में रिलेशन पूछा है। पहले हमें सोचना है कि वो C पॉइंट है कहां पर हम एक स्मॉल q कूलम चार्ज को रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। कहां पर रखेंगे? ओ टाइम तो भाग रहा है। एनीवे, कहां पर ये q कूलम चार्ज को रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलो सोचते हैं, अगर हम कहीं यहां पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है? नहीं, ये तो भागेगा। यहां पे तो नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पे कुछ दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। हाँ, यहां पर दोनों फोर्स एक दूसरे को अपोजिट दिख रहे हैं। क्या ये कैंसिल करेंगे? नहीं, बड़ा चार्ज है पास में तो फोर्स तगड़ा होगा, छोटा चार्ज है दूर में है तो उसके लिए जो फोर्स बनेगा, ये जो फोर्स है किसके लिए? Q के लिए, वो F2 को काउंटर नहीं कर पाएगा तो होगा क्या? भाग के आ जाएगा, यहां भी नहीं रह सकता। फिर कहां रहेगा इक्विलिब्रियम में? लेट अस थिंक ऑफ ए केस हियर। यहां पर कहीं रखेंगे तो ये Q कूलम चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये -2q कूलम चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? दूर में, छोटा हुआ पास में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। सो C पॉइंट एग्जिस्ट समवेयर हियर।
तो क्या रिलेशन मिल गया आपको? आप कहोगे अगर सी पॉइंट कहीं यहाँ है, थोड़ा सा ये क्यू को इधर ले आते हैं, सी पॉइंट कहीं अगर यहाँ है तो आप कहोगे AC और क्या लिखा है यहाँ पे, BC माइनस AC इज इक्वल टू AB। हाँ, BC माइनस AC इज इक्वल टू AB, करेक्ट स्टेटमेंट हुआ ये वाला। क्या बात समझ में आया? तो स्टेटमेंट बन गया BC माइनस AC इज इक्वल टू AB। क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। तो ये हो गया, हम कहेंगे यहां पर है Q चार्ज माइनस Q चार्ज और Q चार्ज, चलो ठीक है। और ये कहाँ है? A में। और B में क्या है? B में है से समथिंग लाइक ये प्लस Q चार्ज है। ये B में कितना चार्ज है? 2Q चार्ज है ना। अब हम पूछना चाहते हैं कि बताओ where is that point C? To the left of A, between A and B, or to the right of B, where any charge kept will remain in equilibrium. वो पॉइंट कहाँ है? लेफ्ट ऑफ A में है, कॉल इट रीजन 1, कॉल इट रीजन 1, रीजन 1 में है कि रीजन 2 में है कि रीजन 3 में है? कौन सा रीजन में है? और टू मेक इट मोर स्पेसिफिक मैं कहूं और भी थोड़ा डिफिकल्ट बना देता हूं मैं इसको। कैसे? बाय जस्ट ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से मैं एक लाइन खींच लिया ऐसे नीचे। मैं कहूं कि ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है और ये रीजन 4 है। कौन सा रीजन में कोई एक चार्ज को रखेंगे, कोई भी चार्ज, वो रेस्ट में रहेगा? सेकंड R1, R2, R3, R4 कुछ में रहेगा? R2 में रहेगा। सोचो बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। देखो यहां पर रखेंगे तो कोई चार्ज रेस्ट में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ये ढकेलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी ढकेलेगा, भाग जाएगा। इधर ये भी ढकेलेगा, ये भी ढकेलेगा, ये भाग जाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस है ना दोनों पॉजिटिव चार्ज। बीच में रखेंगे तो दोनों के बीच में, हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज इधर को करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर को करेगा, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज इधर को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर को रिपेल करेगा, तो यहां पर कहीं नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो ये रीजन R2 और R3 में से कहीं ना कहीं रहेगा। कहां? दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। मतलब ये छोटा चार्ज है, बड़ा चार्ज है, दोनों का फोर्स कैंसिल एक दूसरे को करेंगे। मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इट मस्ट बी क्लोज टू द छोटा चार्ज अवे फ्रॉम द बड़ा चार्ज। इसका मतलब आप जो चार्ज रखना चाहते हो कुछ यहां पे रखोगे, ये छोटा हुआ तो क्या हुआ, पास में तगड़ा फोर्स देगा, ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ, दूर पे उतना ही अपोजिट फोर्स देगा, दोनों को कैंसिल कर जाएंगे। तो सही रीजन हुआ R2 रीजन 2 में रहेगा। नूरुल? Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट, चार्जेस 4Q and -9Q are located at distance r from each other. At what distance from 4Q any charge can be kept in equilibrium? एक 4Q है, ये बच्चों वाली क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम है, स्कूल में भी बार बार किए होंगे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, पूछा है 4Q से कितना दूर पे कोई एक चार्ज को रखो तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। एक -9Q है, ओ सॉरी -9Q है, -9Q है, तो अभी पहले सोचना है कि कहां पर रखेंगे चार्ज को कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। बताओ, टू द लेफ्ट ऑफ 4Q, बिटवीन 4Q एंड -9Q, और टू द राइट ऑफ -9Q, कहां पे कोई भी चार्ज को रखेंगे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा? राइट ऑफ 4Q, क्योंकि इधर को रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज बड़ा है लेकिन दूर में अट्रैक्ट करेगा, दोनों कैंसिल करेंगे। दैट मींस योर पॉइंट ऑफ कंसर्न मस्ट बी अंडरस्टूड कि ये जो चार्ज हम रखने वाले हैं वो यहां से x डिस्टेंस में कुछ यहां पे रखने वाले हैं, तभी जाके ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो Q है इसके ऊपर 4Q एक फोर्स लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, नाम देंगे F4। ये -9Q इसको अट्रैक्ट करेगा, जो फोर्स में अट्रैक्ट करेगा उसको कहेंगे F9। अब ये F4 एंड F9 विल कैंसल आउट ईच अदर ओनली इफ दे आर इक्वल एंड अपोजिट। मतलब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q, F4 मस्ट बी इक्वल टू F9। F4 क्या है?
force between 4q and q, that is k 4q into q by x का स्क्वायर। F9 क्या है? k 9q into q by r plus x का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये -9q था, माइनस लिखना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, तो हमें 9q लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड चार्जेस मतलब -9q नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय k q1 q2 by r square, and you remember magnitude of a vector cannot be negative, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसको नेगेटिव चार्ज करके लिखेंगे, ठीक है, यही है। तो बात कर रहे थे k 9q q by r plus x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर k q q एक दूसरे को खा गए। कहाँ से खा गया ये? अच्छा, ये k q गया, क्या बच गया? बच गया तो 4 by x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 by r plus x का होल स्क्वायर, और यहां से हम x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आया? यस सर। आगे भागना पड़ता है, क्या करें। हाल मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आया है, मैं शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग था। एनीवे, 3 charges q, 2q and 3q are located at the corners of an equilateral triangle. Force on which charge is maximum? कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसा, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में चार्जेस रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे। कैसे रखे हुए? q, 2q and 3q आर द चार्जेस, ये सारे चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अगर सिर्फ 2 ही चार्ज होते, एक छोटा चार्ज एक बड़ा चार्ज, किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आता? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, सबके ऊपर बराबर फोर्स आता। लेकिन अभी 3 चार्ज की केस है, पूछा है बताओ कौन से चार्ज के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स आ रहा है? q, 2q और 3q में से किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स आ रहा है? समझने के लिए हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, क्योंकि मैं अभी नहीं चाह रहा हूं कि आपका दिमाग का डेवलपमेंट हो। आपका दिमाग का डेवलपमेंट होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। नाउ वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग द नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स। अभी प्रैक्टिस करके करेंगे तो फिर क्लासेस बहुत स्लो हो जाएंगे। मैं बताता हूँ, देख लो, फिर आप बुक में जाके जैसे न्यूमेरिकल करना शुरू करोगे, देखोगे चीजें बन रहा है। नॉलेज ले लिया, बताते ना, आप जब प्ले स्टोर से कोई चीज डाउनलोड करते हो, पहले क्या होता है? डाउनलोड, है ना, उसके बाद क्या होता है? इंस्टॉल, उसके बाद क्या होता है? ओपन एंड प्ले। अभी क्या चल रहा है? डाउनलोडिंग। फिर इसको जाके आप जब ध्यान से पढ़ोगे समझोगे, वो इंस्टॉल होगा अंदर। फिर उसके बाद कोई भी कोचिंग सामने आया, फटाफट करने लगे आप, ठीक है, लाइक दैट। अभी चलो मानते हैं कि ये साइड लेंथ है L। अब मान लो कि कोई एक Q चार्ज है, दूसरा एक Q चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस L है। तो मान लो कि उनके बीच में जो फोर्स है वो F है। मानने में क्या है? मानने पे तो दुनिया चला है ना? तो ये है। अच्छा, ये Q है, ये Q है, ये L है, ये फोर्स F हुआ। अगर ये Q होता, ये 2Q होता, डिस्टेंस L होता, तो फोर्स कितना होता इन टर्म्स ऑफ F? कितना होता? सपोज ये Q होता, ये 2Q होता, तो फोर्स कितना होता? पहला केस में F क्या था? K Q by L स्क्वायर। अब ये Q और 2Q हो जाएगा तो K Q 2Q by L स्क्वायर, मतलब फोर्स हो जाता डबल 2F। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। अगर ये 2Q होता, ये 5Q होता, तो फोर्स कितना होता? K 2Q into 5Q by L स्क्वायर, मतलब K 10Q स्क्वायर by L स्क्वायर, मतलब 10F। अगर QQ होने से फोर्स F होता है, 5Q 2Q होने से फोर्स कितना हो जाएगा? 10F। क्या ये चीज सबको पकड़ में आया? यस। अगर ये चीज पकड़ में आया, चलो यही दोनों फोर्स को F मान लेते हैं, लेट। तो फिर 2Q और Q के बीच में भी तो कुछ फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा भाई? फोर्स जो होगा, ये 2Q Q को रिपेल करेगा। क्या फोर्स होगा इन टर्म्स ऑफ F? इन टर्म्स ऑफ F फोर्स क्या होगा? एक Q है, 2Q है, तो फोर्स हो जाएगा 2F। फोर्स हो जाएगा 2F, और ये जिसके ऊपर जितना फोर्स देगा, ये उसके ऊपर उतना ही फोर्स देगा, तो आप कहोगे दोनों फोर्स होंगे 2F। Q और 3Q के बीच में क्या फोर्स होगा? ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा 3F।
क्या बात समझ में आ रहा है? ये फोर्स होगा 3F, ये फोर्स होगा 3F। 2Q और 3Q के बीच में क्या फोर्स होगा? ये होगा 6F एंड 6F, तो ये फोर्स होगा 6F और ये फोर्स होगा 6F। अब देखो सारे चार्जेस के ऊपर क्या फोर्स है? इसके ऊपर है 2F 3F, एंगल तो 60 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री है। 6F 2F और 3F 6F। सबसे ज्यादा फोर्स किसके ऊपर आया? सबसे ज्यादा फोर्स 3Q के ऊपर आया। आया कि नहीं आया? द फोर्स ऑन 3Q इज मोर। इतना ध्यान से पढ़ना है कि बाद में इसको नहीं पढ़ना है, वीडियो नहीं देखना है। सारा ऐसा कैसा होता है? Once upon a time long back I was also a student। मैं तो क्लास में पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता था, मतलब मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी में, थ्रू दी कैमराज ऑफ माई आईज। क्लास में कहाँ पर साहब कैसे पढ़ाए, क्या मजाक किए, क्या किसको चुटकुले मारे, क्या बोले, कैसे गेस्चर्स था उनका, सारा कॉपी हो जाता था मेरा। ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग इट हैपेंड लाइक दैट। आई मे बी ए यूनिक टीचर इन एंटायर कंट्री जो कि अपनी क्लासमेट को पढ़ा के पैसा लिया था। इन माई फाइनल ईयर आई वॉज टीचिंग माई क्लासमेट्स और वो सारे मेरे को सर बुलाते थे विथ ड्यू रिस्पेक्ट। और आप भी अपने दोस्तों को पढ़ाते होगे, लेकिन पैसा देगा नहीं वो आपको। हम पूरा कोर्स लेते थे क्योंकि वो लोग क्लास में अटेंटिवली सुन नहीं पाते थे या समझ नहीं पाते थे। मैं पूरा क्लास आके घर में लेता था। एंड माई फर्स्ट इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट 91, शायद तुम लोगों का उम्र तब 70, 80, 90 साल का होगा, क्योंकि उसके बाद मरे होगे फिर पैदा हुए होगे। तो तब आई रिमेंबर माई फर्स्ट इनकम वॉज 41,000। एंटायर बैच को मैं पढ़ाता था पूरा व्हाइट बोर्ड लगा के, अपनी क्लासमेट्स। तो क्लास में इतना अटेंटिव रहना है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इतना ऑब्जर्व करो कि घर में जाके दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू ऑब्जर्व एवरीथिंग और जाके सीधे वन लाइनर जो है लिखना है, थोड़ा सा कुछ लिखना है, बाकी कुछ दिमाग में आ गया। एंड आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर यू मस्ट फील दैट येस नाउ ये ब्रेन थोड़ा सा हैवी हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर आ गया। हैवी हो गया मतलब वेट नहीं बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, तो इतना अटेंटिवली सुनना चाहिए। नेक्स्ट, मैं जो चीज़ नहीं कर पाता हूँ मैं तुम लोगों को क्यों सजेस्ट करूँगा? जो मैं खुद से कर पाता हूँ, किया हूँ, तो मैं तुम लोगों को वही सजेस्ट करता हूँ। एंड 91, 41,000 वाज ए बिग अमाउंट। Two charged balls of masses in ratio 1:2 are and positive charges in ratio 2:3 are released at certain distance from each other। दो चार्ज बॉल है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है। इसका मास m1 चार्ज q1, इसका मास m2 चार्ज q2। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, कितना है मालूम नहीं है। अब दोनों में रिपल्सन हुआ, दोनों भागने लगे। इसका एक्सीलरेशन हुआ a1, इसका एक्सीलरेशन हुआ a2। पूछा है a1/a2 क्या होगा? दिया क्या है? दिया है कि मासेस आर इन द रेशियो 1:2 एंड द चार्जेस आर इन द रेशियो क्या 2:3। 2:3 ना, क्या है 2:3। ये पहला वाला 1:2। क्या आप बता सकते हो a1/a2 कितना होगा? 2:1। यस, क्योंकि चार्जेस के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि फोर्स तो दोनों पर बराबर ही आने वाला है। सो इट विल बी इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस एज फोर्स इज सेम, इट विल बी m2/m1 दैट इज 2:1। करेक्ट, बढ़िया। आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा इसी में हम लटकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं जा सकते, टाइम विल नॉट परमिट। एनीवे, अगला क्वेश्चन, चार्जेस Q each are kept on a smooth surface find what charge
must be kept at center to such that all three charges remain at rest. दो चार्ज रखें, Q है, ये भी Q है, अब छोड़ देंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भाग जाएंगे, तो पूछा है कि बीच में क्या चार्ज रख देंगे, क्या चार्ज रख देंगे कि दोनों को पकड़ के रखेगा, तीनों रेस्ट में रहेंगे, ये है क्वेश्चन। ऑल द थ्री चार्जेस विल रिमेन एट रेस्ट, ऐसा बोला है। ऑल द थ्री चार्जेस विल रिमेन एट रेस्ट, कहां गया? All the three charges will remain rest, ऐसा करके पूछा है। तीनों चार्ज रेस्ट में रहेंगे। सोचो कि ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस था r, तो बीच में रखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों बराबर चार्ज है, बीच में रखेंगे तो तीनों रेस्ट में रहेंगे। क्या चार्ज रखेंगे पहले सोचो तो, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को नफरत करते हैं, देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, दूर भागने की कोशिश करते हैं। तीसरा उनका दोनों का कॉमन फ्रेंड है, वो दोनों को रोकने की कोशिश करेगा। कॉमन फ्रेंड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो दोनों को पकड़ पाएगा। ये भी पॉजिटिव होगा तो और भी दोनों में झगड़ा करवाएगा, होता ही नहीं होता है? हाँ, एक लड़का ये दूसरा भी तीसरा भी लड़का रहेगा तो और भी झगड़ा करेगा, दोनों को भगाएगा। बीच में यू नीड ए नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों को पकड़ के रखेगा। अब ये तीनों रेस्ट में रहेंगे, मतलब इसके चलते इसके ऊपर जितना फोर्स आएगा, इसके चलते उसके ऊपर उतना ही फोर्स आएगा, तो दे विल काउंटर बैलेंस ईच अदर। ये रेस्ट में रहेगा तो सिमिलरली ये भी रेस्ट में रहेगा, और ये तो खुद रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि बीच में है और दोनों तरफ बराबर चार्ज है, बराबर दूरी पे। कैपिटल Q के लिए इस Q के ऊपर जो F1 आएगा, दैट मस्ट बी द फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू माइनस Q। F1 कितना है? K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और F2 कितना है? K Q बाय ये डिस्टेंस बीच में है, मतलब R/2 का स्क्वायर से पता चला Q is equal to Q/4। So what charge must be kept at the center? minus Q/4। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, सारे के सारे फिजिक्स बुक में आपको ये मिलेंगे, जितने फिजिक्स बुक के आप नाम जानते हो, और इंट्रेंस में भी आया है। तो कौन सा चार्ज बीच में रखना पड़ेगा? माइनस Q/4। समझ में आया? ये तो खैर हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास को, लेकिन यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। आई टेल यू फॉर द नेक्स्ट क्लास, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑन फ्राइडे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।